बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर जो 8 है वो आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। और जो डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। दो किस्म के फंक्शन आपके इसमें होंगे सिलेबस में, जिसमें एक लीनियर फंक्शन है और एक नॉन लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन में जो है वो जो है आपको स्ट्रेट लाइन है, उसमें रेट ऑफ चेंज जो है वो देखा जाता है कि द रेट ऑफ चेंज या चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड स्लोप और डेरिवेटिव इन लीनियर, यानी स्ट्रेट लाइन जो होगी उसमें आप इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर जो है एक नॉन लीनियर फंक्शन है, जैसे देखें ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि दिस इज़ नॉन लीनियर जो है ग्राफ है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपने एक टेंजेंट ड्रा किया है, जैसे ए एक टेंजेंट है, आप इस पे देखें कि ए जो है ये एक हमने टेंजेंट ड्रा किया। तो आपने एक पॉइंट यहाँ पे सी लिया है और एक पॉइंट बी है, फिर आपने एक पॉइंट सी लिया। उसके बाद आप इस टेंजेंट के ऊपर जो है पॉइंट करीब करते जाएं ए के, इतना करीब करें कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच करे ज़ीरो को। डेल्टा एक्स यानी चेंज इन जो एक्स है वो अप्रोच करे ज़ीरो को, या आप लिमिट अप्लाई करते हैं वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो उस वक़्त ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव जो है चेंज इन वाई बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो दैट वुड बी डिफाइन इनटू डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव जो है या डिफरेंशिएशन क्या होती है कि आप लिखेंगे इन लीनियर फंक्शंस there is change in dependent variable due to independent variable, it is called derivative. But in non-linear function it is also called instantaneous rate of change, because जो आप a जो एक टेंजेंट ड्रा किया है जहाँ पे वो उसने इंटरसेक्ट किया है उस नॉन लीनियर फंक्शन को, जब आप जो है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। अगर आप इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो दिस वुड बी द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, उसके बाद इसके रूल्स पे बात करते हैं कि व्हाट आर द रूल्स। अगर आपको यहाँ से दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जो अभी हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव की, कि डी वाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्राइम जो है इसको भी आप डेरिवेटिव में आप ले सकते हैं। अगर आप डी वाई ओवर डी एक्स लिखना चाहते हैं तो ये भी डेरिवेटिव को ज़ाहिर करती है। तो ये देखें हमने लिमिट अप्लाई किया है और लिमिट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी डेल्टा एक्स जो है अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज़ द होल मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ the process of differentiation involves letting the change in x becomes arbitrarily small, that is letting delta x approaches to zero। तो ये वाली आप लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई यानी स्लोप के ऊपर, ये वाली लिमिट अगर अप्लाई करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, देन इट वुड बी द डेरिवेटिव इन नॉन लीनियर फंक्शन। अच्छा, उसके बाद है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट रूल है
जिसमें आप कहते हैं जनाब के y इज़ इक्वल टू सी इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो नंबर जो चेंज नहीं होता, जब वो चेंज ही नहीं होता तो फिर आप लिख सकते हैं कि डी वाई यानी y में जो चेंज है बिकॉज ऑफ x विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज c में कोई चेंज नहीं आ सकता। y जो है वो c के बराबर है और इसमें x की वजह से कोई चेंज नहीं आ सकता बिकॉज c इज़ अ कांस्टेंट नंबर। इसी तरह से देखें y इज इक्वल टू 10 है तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी y अगर 10 है तो 10 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर में चेंज नहीं आएगा बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है, दिस इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में तो चेंज नहीं आता। इसलिए जो है जो पहला रूल है द कांस्टेंट रूल, उसमें ये है कि जो कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। द कांस्टेंट रूल यानी द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर फंक्शन रूल। और इसमें देखें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो जब आप डी वाई ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव लेने लगे हैं इस रकम का x के लिहाज से, तो आप देखें दिस इज a कांस्टेंट नंबर। जब a कांस्टेंट नंबर है तो फिर क्या होगा कि a का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, पीछे रह गया bx। अब आप y की जगह पे लिखेंगे bx और नीचे है dx। तो अब देखें bx जो है, अब जो b है वो एक कोफिशिएंट है और साथ उसके वेरिएबल आया है, तो जब आप वेरिएबल का जो है डेरिवेटिव लेंगे, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव लेंगे व्हेन देयर इज़ अ वेरिएबल, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कोफिशिएंट होगा। यानी a प्लस बी एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ b। a इज़ अ कांस्टेंट नंबर बट b इज़ अ कोफिशिएंट, और जब आप किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है वो उसका डेरिवेटिव होता है। लेट 10 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 10 प्लस 6x। अब 10 जो है कांस्टेंट नंबर है, ऊपर हमने पढ़ा कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 है, और 6x, x इज़ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल का जिस साथ जो कोफिशिएंट है वो है 6, तो 6 इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे है द पावर फंक्शन रूल। इफ y इज इक्वल टू ए एक्स एन, यानी a जो है कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, n उसकी पावर है, where a and b, a and n आर कॉन्स्टेंट्स। तो अब क्या करें, हम पावर रूल में क्या करते हैं कि हम इस n को शुरू में कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें n को उसने a के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि कोफिशिएंट था, यानी आपने पावर को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, देन आप वेरिएबल लिखेंगे और फिर उसके ऊपर जो उसकी पावर है n वो लिखी और उसमें से एक माइनस कर लिया। यानी दो काम करते हैं, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं। अब देखें दिस इज y इज इक्वल टू 4x। अब देखें ये दो तरह से हो सकता है, इसमें जो है वो वेरिएबल वाला रूल भी लग सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल इज इट्स कोफिशिएंट, यानी अगर हम पिछले वाले रूल के साथ करेंगे तो इसके साथ वेरिएबल है सिंपल, तो वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट होता है जो उसके साथ लगा होता है, कोफिशिएंट जिसे आप कहते हैं, कोफिशिएंट भी कहते हैं, और ये 4 है। इसको अगर पावर रूल से करेंगे तो देखें इसकी जो पावर है वो है 1। अगर इस रूल के तहत n वाले रूल से करते हैं तो पावर रूल जो है 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 में से 1 माइनस किया, जैसे n में से 1 माइनस करना, तो इधर n जो है 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो x की 0 हो जाएगा। x की 0 से मुराद 1 होता है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे देखें y इज इक्वल टू 4x की 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है वो 2 है, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1, यानी 8x की 1, तो 8x आ गया इसका आंसर। उसके बाद देखें y इज इक्वल टू 4x की -2, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और -2 में से -1, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। द सम और डिफरेंस रूल। अब सम और डिफरेंस रूल में जो है इसका फार्मूला जो है वो देखें कि y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x।
तो इसमें ये है कि दो इसके अलग सेपरेट से फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, दोनों को सेपरेट। अब इसको हम कैसे करेंगे कि आपने डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है पहले फंक्शन का एक्स के लिहाज से, और फिर प्लस का अगर फंक्शन है तो प्लस दरमियान में लिखें, अगर माइनस है तो माइनस लिखें, और दूसरे फंक्शन का भी आपने एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। इससे मुराद क्या है कि आपने सेपरेटली दोनों टर्म्स के जो है डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए दो टर्म्स है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x की 2 + 3x, तो 2x का अलग, इस पे पावर रूल लगाएं आप, और इस पे वेरिएबल रूल लगा लें, यानी 2x की 2 जो है पावर रूल जब लगाएंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1, 4x की 1, और जब इसके ऊपर वेरिएबल रूल जो है लगाएंगे तो जाहिर है डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल इज इट्स कोफिशिएंट या कांस्टेंट, तो इसका जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट है दैट इज 3, तो 3 जो है आपने 4x + 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5x + 4, 4 इज अ कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, और 5x इज जो है इसके ऊपर आप वेरिएबल फंक्शन वेरिएबल रूल अप्लाई करेंगे तो 5 वुड बी द इट्स डेरिवेटिव। द प्रोडक्ट रूल, अब इसमें देखिए दो फंक्शन हैं, y इज इक्वल टू u इंटू v, वेर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। अब u जो है वो एक अलग फंक्शन है लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट जो है उसके साथ v के साथ है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे y dy ओवर dx, डेरिवेटिव में लिखेंगे इज इक्वल टू, जो पहली रकम है उसको आप सिंपल लिखेंगे वैसे ही जैसे वो रकम में दी हुई है, और दूसरे जो रकम है उसका आप डेरिवेटिव लेंगे जिसको आपने v कहा, dv ओवर dx, पहले को वैसे लिखा, दूसरी रकम का डेरिवेटिव, फिर प्लस, आप दूसरी को वैसे लिखेंगे और पहली का डेरिवेटिव, फिर देख लें पहले को वैसे लिखेंगे दूसरी का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी रकम को वैसे ही लिख दें जैसे उसने दी हुई है और पहली रकम का डेरिवेटिव लें। अब देखें जी ये दो फंक्शन हैं y इज इक्वल टू x + 2 और ax² + bx। अगर आप यही वाला प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो देखें हम पहले ये u है x + 2, दिस इज u, और v जो है वो ax² + bx। अब आपने u को वैसे लिख दिया, यानी x + 2 को आपने सिंबल वैसे लिख दिया, और ये जो रकम है v, पहली को आप u कहें दूसरी को v कहें, तो u को आपने वैसे लिख दिया और v का आपने डेरिवेटिव बनाया। अब v का डेरिवेटिव कैसे बनेगा, इस पर पावर रूल लगेगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2ax, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ax, और प्लस bx, अब x के साथ b है यानी वेरिएबल रूल लगेगा, और वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है उसको कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट है b, तो ये b आ गया। यानी हमने किया क्या है, पहली रकम को वैसे लिखा और दूसरी रकम का हमने डेरिवेटिव लिया, प्लस अब हम ये करेंगे कि दूसरी रकम जो है वैसे लिखेंगे और उसके साथ जो है पहली रकम का डेरिवेटिव जो है वो आएगा, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल का डेरिवेटिव उसका कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट है 1, तो अब यहाँ 1 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये रकम देखें वैसे की वैसे लिखी हुई है, यानी अब आपने v को वैसे लिखा है और u का आपने डेरिवेटिव लिया है। तो फिर देख लें ये फार्मूला क्या बता रहा है कि आपने अगर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है तो उसमें यह है कि पहली रकम को सेम लिखें और दूसरी का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी को आप ऐसे ही लिखें और पहली का डेरिवेटिव, तो इसी रूल के तहत करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन देखें, ये भी प्रोडक्ट रूल है, इस पे u यहाँ पे है 4x की 3 - 3x + 2, दिस इज u, और v आपके पास है 2x² + 4x, दिस इज v। अब u जो है उसको आप वैसे लिख रहे हैं जैसे कि वो रकम दी हुई है, 4x की 3 - 3x + 2 वैसे लिख दिया, और जो आपके पास है v उसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर जो 2x² है
इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, तो पावर रूल लगा तो ये बन गया 4x, और उसके बाद प्लस 4x के ऊपर आप वेरिएबल जो है रूल लगाएंगे, तो उसका कोफिशिएंट है 4, दैट वुड बी इट्स डेरिवेटिव। ये आपने u को वैसे ही लिखा और v का डेरिवेटिव लिया। अब v को वैसे ही लिखेंगे, ये देखें v 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको आपने वैसे ही लिखा, और उसके बाद जो आपके पास u है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल, यानी 4x की 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 12, 3 में से एक माइनस 2, 12x की 2 माइनस 3, ये देखें जी। उसके बाद आगे है तो क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में भी आप ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन में दो रकमें होंगी, आपने ऊपर वाली को u कहना है और नीचे वाली को v कहना है। where u and v are functions of x, u is the function of x, v is the function of x, then अब देखें फार्मूला क्या कह रहा है, dy over dx इज इक्वल टू, पहली रकम को वैसे लिखें, दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी को वैसे लिखें, अब इन दरम्यान में माइनस लिखना है आपने। अब आप दूसरी को आपने वैसे लिखा और पहली को वैसे लिख रहे हैं u, और dv यानी दूसरी रकम का आप डेरिवेटिव, ये देख लें। v दूसरी रकम है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप वैसे लिखेंगे और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर वैसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर का वेरिएबल, और ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यह फार्मूला जो है इसको ज़हन में बिठाएंगे तो इसी के तहत आपके क्वेश्चन हल होंगे जी। एग्जाम्पल 1, x प्लस 2 ओवर x प्लस 4। अब x प्लस 2 जो है दैट इज u, और x प्लस 4 दैट इज v, u ओवर v, तो v को आपने वैसे लिखा x प्लस 4, और u का आपने डेरिवेटिव लिया तो दिस इज वेरिएबल और इसका कोफिशिएंट 1, तो ये 1 उसका डेरिवेटिव, माइनस उसके बाद आपने u को वैसे लिखा और v का डेरिवेटिव लिया दैट इज आल्सो 1, और ओवर v जो है उसका आपने स्क्वायर ले लिया। अब ऊपर की रकम को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 1x प्लस 4 और माइनस x माइनस 2। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास माइनस 2 ओवर x प्लस 4। दिस इज चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन रूल। इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, हमें जो फंक्शन नज़र आ रहा है वो ये है dy over dx, लेकिन असल में ये फंक्शन कौन सा है, dy is the function of v, y is the function of v, and v is the function of x. So this is the implicit relationship जो कि हमें वाज़ह नज़र नहीं आ रहा था। अगर हम लिखते हैं dy over dx, if y is the function of v, y is the function of v and v is a function of x, then y is a function of x, and this is chain rule। तो सबसे पहले चेन रूल में अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, इसको हम कैसे करेंगे, जी। इसमें आप जो ब्रैकेट के अंदर रकम होएगी पावर के बगैर, उसको आप v कह लेंगे, u कह लें। लेट v इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, यानी आपने देखे हमने इसमें पावर नहीं लिखी, हमने जो ब्रैकेट के अंदर रकम है उसको हमने लिख लिया। अब ये है आपके पास v, सो अब y क्या बन गया, y बन गया v और उसकी पावर है 1 over 2, यानी इसकी रकम की जगह पे हमने लिख लिया v की पावर है 1 over 2। अब इस पे आप लगाएं पावर रूल। अब जो v की पावर है वो है 1 over 2, और 1 over 2 को आपको जो उसका कोफिशिएंट है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 over 2। उसके बाद पावर में से एक माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 over 2,
यानी आपके पास आंसर आएगा 1/2 v माइनस 1/2, ये इसकी पावर। अब जो v है वो क्या है असल में, उसको आप दोबारा से सब्स्टिट्यूट करें जो असल रकम है, तो आपने v की जगह पे अब लिख देना है ax² प्लस bx, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो उसके अंदर रकम थी ब्रैकेट के अंदर, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी देखें एक आपने पावर रूल लगाया, और दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर रकम थी, दो स्टेप है इसके अंदर। अगर होल की पावर हो उसके दो स्टेप हैं, चेन रूल उस पर लगाएंगे आप, तो उसमें दो स्टेप क्या है, एक आप पावर रूल लगाएं उसके ऊपर, दूसरा पावर के बगैर जो अंदर ब्रैकेट का रकम है उसका आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जो भी x दिया हो या जो भी दिया। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4x की 3 और प्लस 3x माइनस 7 इंटू 4, तो v जो है आपके पास, इसी तरह से आप उसको जो ब्रैकेट के अंदर रकम उसको v कहें, v के ऊपर आप जो है पावर रूल लगाएं, उसके दोबारा से v की वैल्यू जो है तीसरे स्टेप में देखें उसने पुट कर दी है। उसके बाद ये वाली जो तीन टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, इनका आप लेंगे डेरिवेटिव। दिस इज इनवर्स फंक्शन रूल। इनवर्स फंक्शन क्या है, इफ x इज फंक्शन ऑफ y देन dy/dx इज इक्वल टू इनवर्स, यानी आप उसका इन्वर्स कर लेंगे, जो डेरिवेटिव लेंगे आप उसका इन्वर्स करेंगे, तो दैट वुड बी इनवर्स फंक्शन रूल। एग्जाम्पल देखें फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। देखें x इज इक्वल टू 3y की 2, देन dx/dy अब देखें यहाँ पे क्या है, अगर आप इस 3y की स्क्वायर इसका आप पावर रूल लगाते हैं तो ये बन जाएगा 6y। अब ये फंक्शन है dx/dy, तो अगर आप इसका उलट करते हैं, यानी इसको 1 पे डिवाइड कर देते हैं, 1/dx/dy और 1/6y, तो ये आपके पास बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/6y। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 4x की 3, अब dy/dx यानी ये बन गया 12x की 2, आपने पावर रूल लगाया। अब ये तो जवाब है सीधे फंक्शन की, डायरेक्ट आपने लिया डेरिवेटिव y के x के लिहाज से। अब इसका इन्वर्स फंक्शन जब बनाएंगे तो आप 1 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, यानी ये बनेगा 1/dy/dx इज इक्वल टू 1/12x की 2, तो ये आपके पास आ जाएगा dx/dy इज इक्वल टू 1/12x की 2। अब देखें यहाँ पे जो इसका इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल है वो ये है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको, आप उससे रेवेन्यू फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद ये देखें मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन बनाते हैं, मार्जिन कॉस्ट का फंक्शन बनाते हैं। अगर जहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे मार्जिन का लफ्ज़ आए तो वहाँ पे आप जो है डेरिवेटिव लेंगे, यानी मार्जिन रेवेन्यू है तो आप रेवेन्यू का जो रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ क्यू, तो क्यू के लिहाज से उसका आप रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिन रेवेन्यू आ जाएगा। अगर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो सी इज द फंक्शन ऑफ क्यू, आप कॉस्ट फंक्शन का क्यू के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास MC आ जाएगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन दी हुई है तो आउटपुट दी हुई है तो आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर, तो आप ऐसे करेंगे डेरिवेटिव लेंगे क्वांटिटी, जो टोटल आउटपुट या क्वांटिटी का
लेबर के लिहाज से, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन। इस तरह से यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, तो यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू। तो आप उसमें ये करें कि मार्जिन यूटिलिटी फंक्शन आपने बनाना है, तो आप जो है क्वांटिटी के लिहाज से यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव लें। तो यानी मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी मार्जिनल फंक्शन जो है उसकी वो बात करता है, तो आप ऐसे करें कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। और अगर वो स्लोप की बात करें तो स्लोप निकालें एमसी का, एसी का, जिसका भी स्लोप कहता है पहले आप वो फंक्शन निकालें। अगर एसी कहता है तो ज़ाहिर आप कॉस्ट फंक्शन को क्यू पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एसी आ जाएगा। एमसी कहता है तो आप कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपका एमसी आ जाएगा, क्योंकि मार्जिनल फंक्शन में डेरिवेटिव लेते हैं, एवरेज फंक्शन में सिर्फ डिवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद जो है अगर वो स्लोप का कहता है, देखिए पहली बात फिर सुन लें, मार्जिनल फंक्शन जब कहेगा तो आप डेरिवेटिव लेंगे, एवरेज फंक्शन कहेगा तो जस्ट उस वेरिएबल पे जो रकम के अंदर वेरिएबल होगा उस पर डिवाइड कर देंगे। और अगर वो स्लोप की बात करता है, स्लोप किसी भी फंक्शन का स्लोप कहे, चाहे एवरेज फंक्शन हो या मार्जिनल फंक्शन हो, अगर वो स्लोप का लफ्ज़ आप देख रहे हैं उसमें, तो आप जस्ट डेरिवेटिव लें उस फंक्शन का, यानी वो फंक्शन बना के। अगर वो एमसी का स्लोप कहता है तो पहले एमसी बनाएं, जो एमसी फंक्शन है उसका फिर आगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो स्लोप ऑफ एमसी आएगा। अगर आपने कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, एमसी बनाया ही ना, तो फिर वो स्लोप कॉस्ट फंक्शन का होगा, ना कि वो एमसी का होगा। अगर वो कॉस्ट फंक्शन देता है, कहता है एसी का स्लोप बनाएं, तो सबसे पहले आप एवरेज कॉस्ट बनाएं, उसके बाद एवरेज कॉस्ट का आगे डेरिवेटिव लें तो उसका स्लोप आ जाएगा स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट या स्लोप ऑफ एसी। ये कुछ इसका इस्तेमाल है इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल 2, ये देखें, दिस इज टी सी इज इक्वल टू क्यू की 3 माइनस 4q स्क्वायर प्लस 12q, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ए सी इन टर्म्स ऑफ q। अब ए सी निकालें इस टी सी फंक्शन से, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एम सी इन टर्म्स ऑफ q। When does AC is equal to MC? When does the slope of AC is equal to 0? Plot MC and AC curves and comment on the economic significance of their relationship. जी हाँ, सबसे पहले देखिए उसने TC फंक्शन जो है लिखा हुआ है, उसका अपने AC बनाया। तो जैसे मैंने बात पहले आपको बताई है, एवरेज कॉस्ट जो है उसका जो है आप एवरेज कोई भी फंक्शन है उसका जस्ट आप डिवाइड करेंगे। अब देखें टीसी फंक्शन के अंदर कौन सा वेरिएबल है, वो है क्यू। तो एवरेज कॉस्ट कह रहा है, तो एवरेज कॉस्ट में क्या है, आप लिखेंगे टीसी और उसके बाद देखें उस रकम के अंदर वेरिएबल कौन सा है, वो क्यू है तो क्यू पे डिवाइड कर दें, वो एक्स है तो एक्स पे डिवाइड कर दें, जो उसने डेरिवेटिव दिया उसके मुताबिक आप फार्मूला बना लें। फिर सुन लें, अगर एवरेज का कोई वो फार्मूला कहता है निकालने को, तो आपने देखना है वो फंक्शन कौन सा है। तो ऊपर लिखा होगा जैसे कि यहाँ पे टी सी टोटल कॉस्ट, ऐसे वो टी आर टोटल रेवेन्यू का फंक्शन भी दे सकता है, और आपको कहे कि ए आर निकालो यानी एवरेज रेवेन्यू निकालें। तो यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ है टी सी और डिवाइड किस पे करना है वो भी बता रहा हूँ आपको कि आपने रकम देखनी है, रकम के अंदर वेरिएबल कौन सा है उस पर डिवाइड कर दें, आपका फार्मूला बन जाए। यानी जो भी फंक्शन है उसको उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज फंक्शन बनेगा। बाज़ लोगों को याद नहीं रहता कि सी किसका फंक्शन है, सी इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू। जैसे मैंने कहा टोटल रेवेन्यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती तो फिर इस तरह से आप एवरेज फंक्शन बनाएं कि उस फंक्शन को
उस वेरिएबल पे डिवाइड करें जो कि उस रकम में दिया गया है। अच्छा, इसमें देखें टीसी फंक्शन है और इस रकम में क्यू जो है वेरिएबल है। आप टीसी को क्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। डिवाइड किया क्यू की 3 को क्यू पे डिवाइड किया तो क्यू की 2 आ गया, माइनस 4 क्यू की 2 को क्यू पे डिवाइड किया तो माइनस 4 क्यू आ गया, और प्लस 12 क्यू को क्यू पे डिवाइड किया तो आपके पास 12 आ गया। दिस इज ए सी। अब व्हाट इज एम सी? अब देखिए एम सी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। अब जहाँ मार्जिन का लफ्ज आ गया तो वहाँ मालूम करेंगे डेरिवेटिव, मार्जिन का लफ्ज और स्लोप का लफ्ज। ये मैंने बताया आपको बार बार कि जहाँ पे दोनों लफ्ज आ जाए तो आपने डेरिवेटिव लेना है। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी आपने देखना है कौन सा डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन है। फंक्शन है टी सी और एम सी आपने निकालना है। तो आपने डेरिवेटिव लेना है उसी फंक्शन का, किस वेरिएबल के लिहाज से, जो वेरिएबल उस रकम में दिया हुआ है। अगर वो क्यू दिया हुआ है तो आप लिखें डी टी सी यानी डेरिवेटिव टी सी ओवर डी क्यू। अगर एक्स दिया हुआ है तो और नीचे डी एक्स के लिहाज से ले सकते हैं आप। और डेरिवेटिव लेने के वही रूल हैं, कांस्टेंट का 0, वेरिएबल का कोफिशिएंट, और अगर पावर रूल है तो आप पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और पावर में से एक माइनस कर दें। अब देखो उसने एम सी का डेरिवेटिव लिया हुआ है डी टी सी ओवर डी क्यू इज इक्वल 3 क्यू की स्क्वायर माइनस 8 क्यू प्लस 12। ये कैसे आपने उसने लिया? ये देखें पावर रूल जो है इस्तेमाल किया उसने क्यू की 3 का, 3 को पहले मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 3 और 3 में से एक माइनस किया तो आपके पास 3 क्यू का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 क्यू 2 क्यू की स्क्वायर। तो आपने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और 2 में से एक माइनस किया तो 1 आ गया, तो माइनस 8 क्यू और प्लस 12 क्यू वेरिएबल लगेगा इस पर रूल, तो 12 आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। When does AC is equal to MC? अब आपने क्या किया, AC को MC के जो आपने ऊपर निकाला है AC और MC उसको इक्वल रख लिया और उसमें से Q की वैल्यू निकाली। ये देखें 3Q की स्क्वायर और ये है Q का स्क्वायर। आप जो है एक साइड पे ले जाएं, जैसे आप इक्वेशन को हल करते हैं छोटी क्लासेस में, तो आपके पास क्यू की स्क्वायर या 2Q की स्क्वायर और माइनस 4Q, और इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, इसको करते जाएंगे और आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बन जाता है या रकम बन जाती है, उसके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और जो पॉजिटिव वैल्यू है Q की वो आप लेंगे, दूसरी को आप इग्नोर करेंगे। तो बहरहाल आपने AC इज इक्वल टू MC कहाँ बराबर होते हैं या कब बराबर होते हैं, तो आप AC को MC के बराबर रखें और वहाँ से जो भी वेरिएबल है उस रकम में उसकी वैल्यू निकालें। दैट वुड बी द पॉइंट वेयर AC इज इक्वल टू MC। अच्छा, उसके बाद When does AC is equal to 0? अब आप स्लोप ऑफ AC is equal to 0। अब स्लोप का लफ्ज आ गया तो आपने डेरिवेटिव लिया AC का Q के लिहाज से और उसको 0 के बराबर रखा। तो आप देख रहे हैं कि उसने AC का डेरिवेटिव लिया है, वो है 2Q माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और वहाँ से फिर आप इसका जो है Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, तो आप कह देंगे कि Q इज इक्वल टू 2 व्हेन स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस? तो आप कह सकते हैं कि MC कट्स
AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जैसा कि हमने इसको कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, दिस लेक्चर इज कंटिन्यूड, और हम आगे कुछ इसकी जो है वो इसकी एग्जांपल जो है इलास्टिसिटी में देखते हैं, और